गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग एलएलबी सेकेंड ईयर विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के टॉपिक सेक्शन 55। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने सेल विक्रय जो है, विक्रय की डेफिनेशन सेक्शन 54 में आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। आज हम लोग उसी के रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 55 अगली धारा 55 क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर, इस टॉपिक को आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सेक्शन 55 धारा 55 जो है वो जब विक्रय करते हैं तो विक्रय के साथ साथ सेलर और बायर के क्या दायित्व होंगे, साथ ही जब कोई संपत्ति कोई बेचता है तो क्रेता की क्या दायित्व होंगे और उसकी क्या लायबिलिटीज होंगी और क्या उसके क्रेता और विक्रेता दोनों के दायित्वों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि धारा 55 जो है वो केवल सेल ही नहीं, सेल के लिए किए गए करार अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और सेल दोनों ही पे लागू होता है। अर्थात हम इसे यूं कह सकते हैं कि विक्रय के लिए किए गए करार से उत्पन्न तथा विक्रय हो जाने के बाद जो दायित्व और जो विक्रेता को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन पर भी सेक्शन 55 लागू होता है। जैसे ही हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो दोनों पक्षकारों के कुछ दायित्व होते हैं जिनके ऊपर उनकी संविदा निर्भर करती है। जैसे हम कोई संपत्ति खरीदने जाएं तो उस संपत्ति में कई बार जब हम देखते हैं प्राइमा फेसी प्रॉपर्टी को तो हमें डायरेक्ट दिखने वाली चीजें और कुछ इनडायरेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देती, तो इन सब को बताना या निरीक्षण द्वारा पता करना, दोनों ही क्रेता और विक्रेता केविट एम्प्टर सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। ऐसा सिद्धांत साथ साथ इनमें लागू होता है। केविट एम्प्टर से तात्पर्य है क्रेता को सावधान रहना चाहिए, ये सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति में कोई दोष है तो डायरेक्ट दोष और अंतर्निहित दोष, डायरेक्ट चीजें जो होती हैं, जो कमी होती हैं, वो सामान्य बुद्धि के आदमी को या सामान्य प्रूडेंट व्यक्ति को पता चल जाती है। इसके साथ ही जैसे मान लीजिए अंतर्निहित दोष से तात्पर्य है यहाँ पे कि चीजें कई बार दिखाई नहीं देती। जैसे मान लीजिए संपत्ति जो है उसके नीचे की जमीन खोखली है या पहले कोई माइंस थी उसके नीचे से, या जमीन के नीचे कोई नाला था, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं उनका बताने की जिम्मेदारी ऐसे दोषों के लिए जिम्मेदारी किसकी होगी। तो यही चीजें हम यहाँ पे सेक्शन 55 में पढ़ेंगे। कुछ अधिकार है और कुछ दायित्व हैं बायर और सेलर के, जिनको हम सेक्शन 55 में यहाँ पे समझेंगे। सेक्शन 55, in the absence of a contract to the contrary, the buyer and the seller of immovable property respectively are subject to the liabilities and have the rights mentioned in the rules next following or such of them as are applicable to the property sold। अर्थात सेक्शन 55 ये कहता है कि जब तक तत्प्रतिकूल संविदा नहीं हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेता और विक्रेता उन दायित्वों के अधीन होगा और उन अधिकारों से युक्त होगा जो अभी आप नीचे 1 से लेकर 6 तक जो पढ़ेंगे
उनमें बताए जाएंगे जो उस बेची गई संपत्ति पे नियम लागू होंगे। तो पहले हम सेलर के बारे में बात कर लेते हैं कि विक्रेता जो है वो किन किन चीजों से आबद्ध है, उसका क्या दायित्व बनता है। द सेलर इज बाउंड to disclose to the buyer any material defects in the property or in the seller's title thereto of which the seller is and the buyer is not aware and which the buyer could not with ordinary care discover। अर्थात विक्रेता का ये दायित्व बनता है कि वो उस संपत्ति में या विक्रेता के उस संपत्ति पर के जितने भी हक या कोई भी मैटेरियल फैक्ट जो है, मैटेरियल त्रुटि जो है, उसमें तात्विक त्रुटि है जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता हो, जिसका पता मामूली सावधानी से नहीं लगाया जा सकता हो, उन सब बातों को क्रेता डिस्क्लोज करे, उसे बताए। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ चीजें जो दिख रही हैं वो तो वो जान लेगा और बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं जो क्रेता को पता नहीं चल पाए। तो धारा 55 का उद्देश्य जो है वो क्रेता को विक्रेता के कपटपूर्ण आचरण से बचाना है। यदि क्रेता को कपट पता हो और जानबूझ के अगर उसने कोई ऐसा काम किया हो जैसे कि यदि मान लीजिए ए ने मिस रिप्रेजेंटेशन करके कोई संपत्ति बी को बेच दी, बी को उसने बताया कि संपत्ति जो है उसकी है, बी को पता था कि संपत्ति ए की है और ए उसे धोखा देना चाहता है, फिर भी उसने कर संपत्ति खरीद ली। बाद में वह धारा 55 के आधार पे ये नहीं कह सकता कि विक्रेता ने अपने दायित्व का पालन नहीं किया यदि क्रेता को सारवान दोष का मालूम हो। अर्थात कोई ऐसा दोष जो है जो उसको पता है, मटेरियल फैक्ट्स में तात्विक त्रुटि जो है, जैसे कि उसके जैसे वो उसका मालिक नहीं है या संपत्ति में किसी प्रकार का कोई दोष है या विक्रेता को उस दोष का पता हो या फिर सामान्य ज्ञान से जिसके बारे में पता चल गया हो, तो यहाँ पे विक्रेता आबद्ध है किसी भी ऐसी मटेरियल फैक्ट्स को बताने के लिए, तात्विक त्रुटि को बताने के लिए जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता। एंड द सेकंड इज to produce to the buyer on his request for examination all documents of title relating to the property which are in the seller's possession or power। अर्थात उस संपत्ति संबंधी जो हक के दस्तावेज विक्रेता के पास है, उसकी कब्जे में है, उन सबको क्रेता को उसकी अगर वो कहता है तो वो उसको दिखाएगा। अर्थात सभी जो पेपर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे वो उसको दिखाने पड़ेंगे। इट मीन्स यहाँ तात्पर्य ये है कि जैसे क्रेता को उसकी ऑनरशिप के जो बेच रहा है वो उसका स्वामित्व रखता है उसपे, वो उसको पूरे प्रमाण उसको दिखाने चाहिए। यदि क्रेता ने मांग नहीं की है तो भी उसको वो प्रोड्यूस करने चाहिए और अगर उसने परीक्षण के लिए मांगे हैं तो फिर विक्रेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसे दस्तावेज देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। स्वामित्व संबंधी कागजात पेश करने का दायित्व विक्रेता का होगा। To answer to the best of his information all relevant questions put to him by the buyer in respect to the property or the title thereto। अर्थात उस संपत्ति या उस हक के बारे में क्रेता द्वारा उससे पूछे गए सभी सुसंगत क्वेश्चंस का आंसर उसको देने के लिए रेस्पॉन्सिबल वो होगा। जैसे मान लीजिए संपत्ति से संबंधित कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, जैसे कि भूमि किस टाइप की है, भूमि का नेचर क्या है, क्या विक्रेता को उसका पूर्ण हित प्राप्त है या सीमित हित प्राप्त है, क्या वो बेचने का अधिकार रखता है या संपत्ति में कोई दोष तो नहीं है या फिर संपत्ति किसी सार्वजनिक यूज की तो नहीं है, ये सब उसे पूछने का राइट है। ये सारे संपत्ति संबंधी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। रिलीवेंट क्वेश्चंस का आंसर देने का दायित्व विक्रेता का होगा। इसी तरह ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट
due in respect of the price to execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place. कीमत की बाबत जो भी उसकी रकम होगी, जो उसका ड्यू होगा, उस निविदा पे संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र एग्जीक्यूट करके क्रेता उसे उचित समय और स्थान पे निष्पादित के लिए विक्रेता को डिलीवर करेगा, निवेदित करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अर्थात जब उचित समय क्या होगा, अक्सर संविदा में लिखा रहता है कि इसके लिए कि किस दिन हम कब्जा देंगे और अनुचित देरी होगी तो इसके लिए हम क्या हर्जाना देंगे। अगर अवधि डिफाइन नहीं है तो एक फिक्स टाइम पे जो निर्धारित समय है, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो जो समय न्याय संगत है उसमें विक्रय संविदा और शर्तें, संपत्ति की प्रकृति, ऐसी सभी चीजें उसमें निष्पादित होंगी। इसी तरह between the date of the contract of sale and the delivery of the property to take as such care of the property and all documents of title relating thereto which are in his possession as an owner of ordinary prudence would take of such property and documents। विक्रय संविदा और उस संपत्ति के डिलीवर की तारीख के बीच उस संपत्ति को और उस हक के अधीन समस्त दस्तावेजों को जो उसके कब्जे में होंगे ऐसी सावधानी से रखेगा जैसे मामूली प्रज्ञा वाला, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति उनको उन संबंधित दस्तावेजों को रखता। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक विक्रय संविदा में शर्त होती है कि मान लीजिए जो तारीख विक्रय होने वाली संपत्ति के संदर्भ में जो भी सरकारी दस्तावेज हैं उसके सभी भार हैं, जो भी चीजें हैं उस संपत्ति की और उस संपत्ति से रिलेटेड पेपर्स की, उसके संरक्षण का दायित्व तब तक विक्रेता का होगा और वो उसको ऐसी सावधानी से रखेगा जैसा ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति उनको रखता। साथ ही टू गिव ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड द बायर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स सच पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज इट्स नेचर एडमिट्स। ऐसे अपेक्षित किए जाने पर क्रेता या तनिष्ठ व्यक्ति को उस संपत्ति पर ऐसे कब्जा दे जैसा उस संपत्ति की प्रकृति के अनुसार दिया जाता। अर्थात उस संपत्ति पे वो उसका उस संपत्ति के नेचर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति तुरंत क्षयशील है, ऐसी कोई फसल की सौदा हुआ है कि अगर समय पे उसे नहीं दी जाएगी तो वो कटेगी नहीं तो मार्केट में नहीं जा पाएगी समय पे, तो वो नष्ट हो जाएगी खड़े खड़े। तो उसका नेचर क्या है, तुरंत उस संपत्ति को उसको डिलीवर कर देना। अर्थात यहाँ पे यही कह रहा है कि उस संपत्ति की प्रकृति के अनुसार उसको उसका कब्जा देना होगा। To pay all public charges and rent accrued due in respect of the property up to the date of the sale, the interest on all encumbrances on such property due on such date, and except where the property is sold subject to encumbrance on the property then existing। साथ ही संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक जो भी ड्यू होंगे, जितने भी चार्जेज होंगे, कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई थी कुछ समय के लिए उससे, तो जो रेंट था या भाटक था, जो भी ऐसा कुछ होगा, जिस दिनांक को वो बेची जा रही है उस दिनांक तक अगर कुछ ड्यू है तो विक्रेता का दायित्व है कि वो उन सबको चुकाए। अर्थात जब क्रेता उस संपत्ति को ले रहा है तो तब तक जितने भी उस प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी ड्यूज हैं, जो उस पर चार्जेस लगे हुए, जैसे किसी संपत्ति पे जैसे मान लीजिए कोई टैक्स है, तो उस विक्रेता का दायित्व है कि सेल की डेट तक वो उसको चुका दे। The seller shall be deemed to contract with the buyer that the interest which the seller professes to transfer to the buyer subsists and that he has power to transfer the same। यह समझा जाएगा यहाँ पे कि विक्रेता क्रेता से संविदा करता है कि वह हित जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने के लिए कहता है वो अस्तित्व में है और उसे अंतरित करने की शक्ति विक्रेता रखता है। अर्थात जो उस संपत्ति क्रेता से, मतलब जब संपत्ति बेचते हैं
तो यह समझा जाता है, यहाँ से ये तात्पर्य है कि विक्रेता क्रेता को जब कुछ चीज बेचने की कहता है, उसके बारे में कहता है, तो उस संपत्ति का अस्तित्व है और वो उसे बेचने की शक्ति रखता है। उसका इस पे इतना राइट है कि वो उसे अंतरित कर सकता है। Provided that where the sale is made by a person in a fiduciary character, he shall be deemed to contract with the buyer that the seller has done to no act whereby the property is encumbrant, whereby the property is encumbered, or whereby the property is encumbered, or where he is hindered from transferring it. परंतु जहां की विक्रय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी वैश्वासिक हैसियत अर्थात फिड्यूशरी रिलेशनशिप में किया गया है, एक दूसरे के विश्वास से किया गया है, वहां समझा जाएगा कि वह व्यक्ति क्रेता से संविदा करता है कि विक्रेता ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे संपत्ति डिस्ट्रॉय हो गई हो या जिससे वह उसे अंतरित करने से प्रतिबंधित हो गया हो। The benefit of the contract mentioned in this rule shall be annexed to and shall go with the interest of the transferee as such, and may be enforced by every person in whom that interest is for the whole or any part thereof from time to time vested. इस नियम में वर्णित संविदा का फायदा अंतरिति की हैसियत से उस अंतरिति के हित के साथ अटैच रहेगा और समझा जाएगा कि ऐसे हर एक व्यक्ति द्वारा एनफोर्स कराया जा सकेगा जिसने समय समय पर वह हित संपूर्णतः उसका कोई भाग निहित हो। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए जब दायित्व की कीमत की अदायगी पे अगर कोई चीज डिपेंड करती है, जहां मान लीजिए कागजात देने का दायित्व विक्रेता पे तब होगा जबकि आप पूरा मूल्य चुका देंगे और उससे पहले कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए हर एक व्यक्ति द्वारा एनफोर्स कराया जा सकेगा कि जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति एक से अधिक व्यक्तियों ने मिल करके खरीदी है, तो जिस जिस पे उसका कोई भाग निहित है वो उसी प्रकार से उसको संपूर्ण या उसमें से उसी प्रकार से वो उसको एनफोर्स करवा पाएंगे जितना उसका उनमें हित निहित है। थर्ड इज where the whole of the purchase money has been paid to the seller, he is also bound to deliver to of title the buyer all documents of title relating to the property which are in the seller's possession or power. जहां विक्रेता को पूर्ण क्रय धन दे दिया गया, पूर्ण क्रय धन से तात्पर्य है कि जितने में वो संपत्ति खरीदी गई, संपूर्ण मूल्य अगर चुका दिया गया, वहां क्रेता उस संपत्ति से संबंधित ऐसी हक या दस्तावेजों को डिलीवर करने के लिए आबद्ध है जो विक्रेता के कब्जे या उसके पास हो। अर्थात इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे हम कोई मार्केट में कोई वस्तु खरीदने गए, जैसे ही हमने पैसा दिया तो वस्तु और उसका कब्जा देने का दायित्व है, उससे संबंधित जो भी उसका पोजीशन से संबंधित टाइटल है या कुछ भी है, वो अब विक्रेता का दायित्व है कि वो उसको तुरंत उसको डिलीवर करे, उसका परिधान कर दे। Provided that where the seller retains any part of the property, such documents he is entitled to retain them all, and b where the of such property is sold to different buyers, the buyer of lot of greatest value is entitled to such documents, but in case the seller and in case the buyer of the lot of greatest value is bound upon very reasonable request by the buyer or by any of the other buyers, as the case may be, and at the cost of the person making the request to produce the said documents and furnish such true copies thereof or extract therefrom as he may requires. परंतु जहां विक्रेता, अभी आपने ऊपर देखा थर्ड में कि दायित्व है उसका कि जैसे ही वो संपूर्ण धन अदा कर देता है कि जो विक्रेता के कब्जे में जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे वो उसको दे, डिलीवर करे। लेकिन कंडीशन है साथ में कि मान लीजिए विक्रेता क्या है, ऐसे दस्तावेजों में समाविष्ट संपत्ति के किसी भाग को अपने पास प्राधिकृत करता है, वहां उन सब दस्तावेजों का प्रतिधारण करने का हकदार है जहां ऐसी संपूर्ण संपत्ति
विभिन्न क्रेताओं को बेची जाती है। वह सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े का क्रेता उन दस्तावेजों का हकदार है, किंतु विक्रेता और उस में सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़ों का क्रेता अन्य क्रेता या अन्य क्रेताओं में से किसी हर एक की युक्ति की प्रार्थना और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के खर्चे पर उस दस्तावेजों को पेश करने और उसकी सही प्रतियां देने या उनमें से ऐसे उद्धरण जैसा कि वो अपेक्षा करें उनको देने के लिए आबद्ध होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक से अधिक खरीदार है, तो जो कीमत जिसने सबसे ज्यादा दी है, सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े का क्रेता उन दस्तावेजों का हकदार होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो एक ही होते हैं, तो जिसने बहुत सबसे ज्यादा मूल्य चुकाया वो उन दस्तावेजों का हकदार है, वो उसको दे दी जाएगी। लेकिन बाकी जो खरीदने वाले हैं उनका इतना राइट बनता है क्रेता या क्रेताओं में से हर एक की रीजनेबल रिक्वेस्ट पे, अगर उनकी डिमांड युक्तियुक्त है तो उनकी प्रार्थना पे, उनके खर्चे पे उन दस्तावेजों को सही प्रतियां वो उनको दे दे, अर्थात उनकी प्रतिलिपि वो उनको देने के लिए आबद्ध है। विक्रेता या सर्वाधिक मूल्य वाले टुकड़े के क्रेता को उन दस्तावेजों, यदि वह ऐसा करने से अग्नि या अनिवार्य दुर्घटना द्वारा निवारित हो जाए, सुरक्षित विकृत और अविरूप रखनी होगी, अर्थात उनको उन कॉपीज को और उन डॉक्यूमेंट्स को उसे सुरक्षित रखना होगा। यहां तक हमने विक्रेता के कि विक्रेता किन किन ड्यूटीज से लायबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किस किस से है, विक्रेता बाउंड किस चीज से है, विक्रेता आबद्ध है। यहां तक हमने ये पढ़ा। इसके साथ ही हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि सेलर किस चीज के लिए एंटाइटल्ड। सेलर इज एंटाइटल्ड टू द रेंट्स and profits of the property till the ownership thereof passes to the buyer। अर्थात विक्रेता हकदार है संपत्ति के तब तक की रेंट और लाभ का जब तक उसका स्वामित्व क्रेता को ट्रांजिट न हो जाए, उसके पास चला न जाए। अभी हमने देखा कि वो पिछली स्लाइड में कि विक्रेता जो है आबद्ध है कि वो सेल के टाइम तक के जितने भी ड्यूज हैं वो उनका भुगतान करे, उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई ड्यू है तो इसी तरह वो हकदार है कि अगर मान लीजिए जिस दिनांक तक सेल करी गई और जिसको पोजीशन जब दिया गया उस दिनांक तक उसका हक बनता है कि अगर उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी प्रॉफिट अगर होता है तो वो उन लाभ को और प्रॉफिट्स को ले ले, जब तक कि क्रेता को वो प्रॉपर्टी ट्रांजिट या पास नहीं हो जाती। इसी तरह where the ownership of the property has passed to the buyer before payment of the whole of the purchase money to a charge upon the property in the hands of the buyer and transferring without consideration or any transferring with notice of the non-payment for the amount of the purchase money or any part thereof remaining unpaid and for interest on such amount or part from the date on which possession has been delivered। अर्थात जहां संपत्ति का स्वामित्व है पूरा क्रय धन दिए जाने के पूर्व क्रेता को ट्रांजिट हो जाता है, संपत्ति की ऑनरशिप पूरा धन नहीं दिया गया और उसके पास चली गई क्रेता को, वहां जो परचेज मनी है उसकी रकम और जो नहीं दिया गया है अनपेड जो है शेष भाग के लिए उस तारीख से जिसको कब्जा दिया गया ऐसी कम या भाग पर ब्याज के लिए क्रेता या किसी भी अप्रतिफल अंतरिती या क्रय धन के अनपेड की सूचना रखने वाले किसी अंतरिती के हाथ में उस संपत्ति पे भार का। अर्थात इससे तात्पर्य ये है कि जैसे मान लीजिए किसी संपत्ति पे कोई अमाउंट बाकी है तो उसपे जो इंटरेस्ट होगा वो उसको लेने के लिए हकदार है विक्रेता।
अब बात आती है क्रेता की। अभी तक हमने विक्रेता किस चीज से बाउंड है और क्या उसके किस चीज के लिए वो एंटाइटल्ड है, ये हमने पढ़ा सेलर के बारे में। सेक्शन 55 का फिफ्थ क्लॉज जो है वो बात करता है बायर के बारे में कि बायर किस चीज से बाउंड है और बायर की लायबिलिटीज क्या क्या होंगी। द बायर इज बाउंड to disclose to the seller any fact as to the nature of extent of the seller's interest in the property of which the buyer is aware, but of which he has reason to believe that the seller is not aware and which materially increases the value of such interest। अर्थात संपत्ति के विक्रेता की हित की नेचर या उसका विस्तार के बारे में कोई भी ऐसा तथ्य है जिसे क्रेता जानता है, किंतु उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता नहीं जानता है। वो ऐसे मटेरियल जो उसमें इंक्रीज हो रही है, कोई चीजें वैल्यू बढ़ रही है या उसकी या कोई भी चीज है वृद्धि हो रही है, वो उसको प्रकट करे, बताए, उसे आबत है वो क्रेता कि इसमें ये चीजें इनके मटेरियल फैक्ट्स की वृद्धि हो रही है। विक्रेता को बताना उसका दायित्व है। विक्रय के पूरा होने के समय और स्थान पर विक्रेता उस व्यक्ति को क्रय धन का पेड करने या निविदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। टू पे और टेंडर एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ कंप्लीटिंग द सेल द परचेज मनी टू द सेलर और सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स, प्रोवाइडेड दैट where the property is sold free from encumbrances, the buyer may retain out of the purchase money the amount of any encumbrances on the property existing at the date of the sale and shall pay the amount so retained to the persons entitled thereto। अर्थात जहां संपत्ति किसी भी लायबिलिटी से फ्री है, उनसे मुक्त बेची जाती है, वहां विक्रय की तारीख में संपत्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई ड्यू मनी है या क्रय धन में से होल्ड कर सकेगा। इस प्रकार प्रतिधारित रकम का पे उन व्यक्तियों को करेगा जो उसके लिए हकदार है। अर्थात विक्रेता जो है वो आबद्ध है, क्रेता आबद्ध है कि मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पे कोई भी चार्जेस ड्यू है तो वो उनको रोक लेगा, होल्ड करेगा और फिर उन व्यक्तियों को वो उसका पेमेंट करेगा जो उसके लिए हकदार हैं, उसमें एंटाइटल्ड है लेने के लिए। जहां की संपत्ति जो है का स्वामित्व क्रेता को मिल गया, वहां संपत्ति में अगर मान लीजिए अचानक कोई तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, कोई भी ऐसी चीज हो गई जिससे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई जो विक्रेता द्वारा नहीं की गई, तो फिर उस हानि को विक्रेता सहेगा। क्रेता आबद्ध है कि वो उसे सहे। Where the ownership of the property has passed to the buyer to bear any loss arising from the destruction, injury or decrease in value of the property not caused by the seller। जैसे इनएविटेबल एक्सीडेंट्स हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की थोड़ी हानि हो गई, उस प्रॉपर्टी में कोई गिरावट आ गई, क्षति हो गई, तो जैसे हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा, पिछले क्लॉज में, कि वो उस लाभ को प्रकट करे और वो उसको लेने के लिए आबद्ध है। इसी तरह ये है कि जैसे मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, इंजरी हो गई, जिससे कि उस डिक्रीज इन वैल्यू, उस प्रॉपर्टी की संपत्ति में कोई गिरावट आ गई, तो उसे भी वो उसे बर्दाश्त करे। बस यहाँ पे सिर्फ इतना होना आवश्यक है कि ऐसी हानि जो है वो विक्रेता द्वारा न हो। Where the ownership of the property has passed to the buyer as between himself and the seller to pay all public charges and rent which may become payable in respect of the property, the principal monies due on any encumbrances subject to which the property is sold and the interest thereon afterwards accruing due। जहां की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को ट्रांजिट हो जाता है, वहां जहां तक कि उसका विक्रेता का बीच का संबंध है, वे सब लोग प्रभार और भाटक जो संपत्ति के बारे में देय हैं,
जिसके अधीन वो संपत्ति बेची गई है, वो सब ड्यूज जो है, शुद्ध ब्याज या इंटरेस्ट जो भी कुछ है वो उसको। सेक्शन 55 का 6 क्लोज, बायर किस चीज के लिए आबद्ध है, बायर किस चीज का हकदार है, इसके बारे में बताता है। Where the ownership of the property has passed to him to the benefit of any improvement or in increase in value of the property and to the rents and profits thereof। क्रेता हकदार है कि जैसे किसी संपत्ति का स्वामित्व जैसे ही उसको मिल जाता है, वो उस संपत्ति में किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि होती है, उस मूल्य में कोई वृद्धि होती है, उसका फायदा उठाने का, उसके लाभ और प्रॉफिट्स का। क्योंकि अभी हमने देखा कि वो उस संपत्ति में जो भी हानि होती है, गिरावट होती है, अगर विक्रेता रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो उसको प्रॉफिट्स हानि को उठाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे बायर एंटाइटल्ड है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई अभिवृद्धि हो जाती है तो उससे फायदा उठाने का। Unless he has improperly declined to accept delivery of the property as against the seller and all persons claiming under him to the extent to the seller's interest in the property, for the amount of any purchase money properly paid by the buyer in anticipation of the delivery and for interest on such amount, and when he properly declines to accept the delivery, also for the earnest if any and for the cost if any awarded to him of issue to compel specific performances of the contract or to obtain a decree for its decision। जब तक कि उसने संपत्ति का परिदान प्रतिग्रहित करने से अनुचित रूप से इनकार न कर दिया हो, विक्रेता और उससे उत्पन्न जो भी अधिकार वाले दावे होंगे, उन सब व्यक्तियों के विरुद्ध संपत्ति में विक्रेता के हित का विस्तार क्रय धन की उस रकम तक जो कि क्रेता ने उसको डिलीवर कर दी है, ऐसी रकम पे जो भी ब्याज होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, जब तक कि उसने इनकार नहीं कर दिया किसी भी अग्रिम धन का, यदि अगर कोई हो तो संविदा का स्पेसिफिक पालन कराने के लिए डिग्री प्राप्त करने का उस खर्च या संपत्ति व्यवहार समझा जाएगा। अर्थात डिलीवरी परिदान जो प्रतिनिधित्व करने से अनुचित रूप से अगर उसने इनकार कर दिया तो उससे जो भी लॉस होगा, उस ब्याज जो उस प्रॉपर्टी पे लगेगा या उस संविदा के कारण जो लॉस हुआ, उन सबको भुगतने के लिए उस संपत्ति पे भार डाला। साथ ही an omission to make such disclosure as are mentioned in this section, paragraph 1 clause A and paragraph 5 clause A is fraudulent। धारा 55 के पैराग्राफ फर्स्ट के जिस ए क्लोज को हमने पढ़ा और पैराग्राफ 5 के ए क्लोज को जो पढ़ा, उनको अगर कोई छुपाता है, पैराग्राफ फर्स्ट के ए क्लोज में हमने पढ़ा कि उसका दायित्व है कि संपत्ति से संबंधित जो भी जो दोष जो दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन सब दोषों को बताए। और 5 के ए में हमने पढ़ा कि जो भी यहाँ पे उस संपत्ति के विक्रेता का जो नेचर या प्रकृति का विस्तार है, जो वो विश्वास करने के कारण जानता है, जो उसकी नहीं है, मैटेरियल फैक्ट्स में कोई वृद्धि होती है, उनको वो डिस्क्लोज करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये कपट समझा जाएगा, और जहां पे अगर कपट हो गया तो संविदा अपने आप कपट के आधार पे वॉइड हो जाएगी। अर्थात हमने आज ये देखा कि विक्रेता और क्रेता जब हम कोई संपत्ति बेचते हैं या खरीदते हैं तो जो भी उनकी लाइबिलिटीज होती है, जैसे विक्रेता का दायित्व है कि वो अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी उससे संबंधित पोजीशन से रिलेटेड जो कागज है, उसकी ऑनरशिप है, क्रेता के मांगने पे वो उनको दिखाए और प्रकट करे, और मटेरियल फैक्ट्स के बारे में सब चीजें वो प्रकट करते हैं। जो दिखाई नहीं दे रही हैं उन फैक्ट्स को भी वो उसको बता दे। इसी प्रकार विक्रेता का दायित्व है कि वो उनको उसमें अगर उसके बाद में कोई अभिवृद्धि होती है तो वो उसको रखे। अर्थात आज हमने सेक्शन 55 जिसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है क्रेता और विक्रेता की, उनको समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूल ऑफ मार्शलिंग पढ़ेंगे। थैंक यू।